मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकंड ईयर का अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक था वो है संकलित शिक्षा शिक्षक कार्यक्रम, जिसमें मैंने आपको आधार शैक्षिक कार्यक्रम क्या होता है उसके बारे में बता दिया था कि आधार शैक्षिक कार्यक्रम के अंदर क्या क्या गतिविधियां होती हैं, इसके अंदर क्या उसकी रूपरेखा होती है और किन किन टॉपिकों को पढ़ा जाता है। दूसरा था विषय वस्तु संबंधित कार्यक्रम। जो कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको विषय वस्तु संबंधित जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताया था कि जो विषय वस्तु संबंधित कार्यक्रम है उसके अंदर क्या क्या कार्य होते हैं या इसके अंदर कौन कौन से बिंदुओं को रखा जाता है, किस किस के बारे में चर्चा की जाती है, जैसे शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधियां, कक्षा लक्ष्य, प्रबंध, शिक्षक तकनीकी और निर्देशन व परामर्श, इनके बारे में कल विस्तृत जानकारी हमने पढ़ ली थी। आज इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज इसका जो तीसरा वर्गीकरण है वो है प्रायोगिक कार्य एवं जो प्रायोगिक कार्य है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, उस प्रैक्टिकल वर्क के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम होते हैं संकलित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इसमें आज हम प्रायोगिक कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो संकलित शिक्षा कार्यक्रम का जो तृतीय भाग है, ये तीसरा सोपान रखा गया है प्रायोगिक कार्यक्रम। जो तीसरा सोपान है वो है प्रायोगिक कार्यक्रम। इस प्रायोगिक कार्य के तहत जो रूपरेखा इसकी जो निश्चित की गई है, इसमें शिक्षण कार्य एक प्रयोग है जो विद्यालय रूपी प्रयोगशाला में शिक्षण कार्य प्रयोग माना जाता है, जो विद्यालय रूपी प्रयोगशाला में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी के साथ संपन्न किया जाता है। यह शिक्षार्थी के साथ संपन्न किया जाता है, यानी इसमें अकेला शिक्षक इस कार्य को नहीं कर सकता। ये कार्य शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी होगा वो कार्य ये करता है, यानी शिक्षक का इसमें से रोल होगा वो उस कार्य के प्रति मार्गदर्शन देना होता है। तो ये कार्य शिक्षक के साथ इस कार्य में शिक्षार्थी का होना अनिवार्य होता है। प्रत्येक स्तर पर कोई सा भी स्तर हो, चाहे वो सीखने के लिए जो भी विज्ञान का जो स्तर है, पहले उसका सैद्धांतिक व्याख्या की जाती है और उसी व्याख्या के संदर्भ में उसका प्रैक्टिकल वर्क होता है। जैसे हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, तो उसी के संदर्भ में हम उसके जो नेक्स्ट जो कालांश होते हैं उसमें उसी संदर्भ में हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। इस प्रकार यह प्रत्येक स्तर पर प्रायोगिक जो कार्य होते हैं वो शिक्षक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इससे बालकों को अनुभव के माध्यम से ये सीखते हैं। इसीलिए विज्ञान को कहा जाता है कि विज्ञान विषय वो विषय जो करके सीखने पर आधारित होता है, कि विज्ञान विषय होगा वो करके सीखने पर आधारित माना जाता है। बिना इसके इसमें हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे तो विज्ञान विषय को हम शून्य मानेंगे। इसलिए विज्ञान विषय को जब तक उसके साथ प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा तब तक विज्ञान विषय को अपूर्ण माना जाएगा। विज्ञान विषय को पूर्ण हम तभी मान सकते हैं जब विज्ञान विषय के अंदर प्रैक्टिकल वर्क हो, प्रायोगिक कार्य हो। चाहे प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षक का कार्य प्रयोग के अभाव में नहीं चल सकता। चाहे वो कार्य कैसा भी हो, चाहे प्राथमिक स्तर पर हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर पर हो या माध्यमिक स्तर पर, यह शिक्षक का कार्य प्रयोग के अभाव में यह कार्य नहीं चल सकता। इन कार्यों के लिए विज्ञान विषय के अंदर जो शिक्षक के मार्गदर्शन में आवश्यक जो उपकरण होते हैं, प्रैक्टिकल उपकरण होते हैं, उपकरण भी होने चाहिए और शिक्षक का इसमें मार्गदर्शन आवश्यक होता है। अतः यह आवश्यक है कि एक शिक्षक को प्रायोगिक कार्य करने का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान करना चाहिए। जो पहले शिक्षक को इसके प्रति ट्रेन होना पड़ेगा कि जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसका प्रायोगिक कार्य कैसे होता है, तो शिक्षक को पहले इस संदर्भ में ट्रेन किया जाता है, फिर वो जो कार्य होते हैं, प्रैक्टिकल कार्य होते हैं, वो छात्रों को अपना अनुभव बांटते हैं। तो प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत हम निम्नलिखित जो बिंदु है उसके बारे में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षण अभ्यास। सबसे पहला है शिक्षण अभ्यास।
नंबर 1 पे शिक्षण अभ्यास। जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है, शिक्षण अभ्यास होता है, उस अभ्यास में जो संकलित शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण एवं ये अनिवार्य विषय है। जो टीचिंग अभ्यास है, टीचिंग प्रैक्टिस है, वो एक इस संकलित शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है और अनिवार्य विषय के रूप में ये जाना जाता है। इसके द्वारा एक छात्र अध्यापक का मूल्यांकन किया जाता है कि वह वास्तविक रूप से शिक्षक बना है अथवा नहीं। जब अभ्यास कार्य करवाते हैं, जैसे हमने बालक को छोटे बालकों की संबोधित तुलना करेंगे कि उनको मैंने आपने अल्फाबेट सिखाना शुरू किया, अल्फाबेट का ए लिखेंगे, अल्फाबेट का बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, और वही कार्य हम बालकों को अपने होमवर्क के रूप में देते हैं, होमवर्क के रूप में देते हैं। तो बालकों को हम लिखने के लिए कहेंगे ए बी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कक्षा में अपन ने बालकों को सिखाया है, उनको हम जो होमवर्क में डालते हैं तो बच्चा कभी ए को तो सही बनाएगा, बी को इस प्रकार से बनाएगा, सी को इस प्रकार से बनाएगा, यानी उसका जो प्रैक्टिकल जो कार्य है वो क्या है, अभी अधूरा माना जाता है कि वो एकदम सही ढंग से बना के लेके आता है, होमवर्क एकदम सही ढंग से करके आता है। तो हम जान सकते हैं कि बालक ने कितना अनुभव किया, कितना ज्ञान अर्जित किया, उस संदर्भ में उसने कितना सीखा। तो उसके सीखने का मूल्यांकन हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो उसके शिक्षण का उसको अभ्यास करवाएंगे। इसके द्वारा बालक का जो कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, उसका मूल्यांकन अंकन कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके माध्यम से विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने का अर्थ होता है कि उसमें कुशल शिक्षक के गुण विद्यमान हैं। जो छात्र अध्यापक शिक्षण अभ्यास की शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकता, वह सैद्धांतिक क्षेत्र में कितना भी ज्ञान रखता हो लेकिन कुशल शिक्षक नहीं बन सकता। यानी शिक्षक को इस संदर्भ में यह आवश्यक होना चाहिए कि उसको चाहे वो व्याख्या कितनी भी अच्छी कर ले, लेकिन जब तक उसको प्रायोगिक कार्य का ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं जानता है, तब तक उसका जो विज्ञान शिक्षक के जो गुण है, विज्ञान शिक्षक बनना, उसको हम विज्ञान शिक्षक की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, कुशल शिक्षक नहीं मान सकते हैं। यदि हम उसको विज्ञान का कुशल शिक्षक तभी मान सकेंगे जब उसको व्याख्या के साथ साथ उस जो प्रकरण है अपना, उस प्रकरण के संदर्भ में उसको प्रैक्टिकल वर्क का भी ज्ञान हो, तभी एक उसके अंदर एक कुशल शिक्षक के गुण होंगे। यदि उसको प्रैक्टिकल वर्क का नॉलेज नहीं है तो चाहे वो कितनी भी अच्छी व्याख्या करे, वो कुशल शिक्षक नहीं कहलाता है, क्योंकि बालक को जो सैद्धांतिक ज्ञान है, जो व्याख्या संबंधी जो ज्ञान है, पढ़ तो लेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करवाने के लिए शिक्षक को उसके बारे में अनुभव होना ये आवश्यक होता है। फिर दूसरा है सामुदायिक कार्य। सामुदायिक कार्य सामुदायिक कार्य, कमेटी वर्क जिसको हम कहेंगे। इस प्रकार के कार्यों में जो सामुदायिक कार्य है, इस प्रकार के कार्यों में उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज के मध्य संपन्न होते हैं। समाज के व्यक्तियों का उसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग होता है। इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वो कहाँ होते हैं, समाज के अंतर्गत आयोजित होते हैं, जिनका समाज के मध्य यानी उसमें व्यक्तियों के समूह होंगे, एक से अधिक व्यक्ति भाग लेंगे, चाहे वो उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग ले या उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले। जैसे स्काउटिंग
गाइडिंग का कैंप, गाइडिंग का कैंप, और इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप, राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप, राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप। वह इसके संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, एक और लिख देते हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के तहत हर समाज का जो व्यक्ति होता है उसमें अपनी सहभागिता देता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से दो। लेकिन इन कार्यक्रमों के तहत ये कार्यक्रम होते हैं, ये समाज के मध्य होते हैं, समाज की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं, समाज के लोग इसमें भाग लेते हैं, एक से अधिक व्यक्ति जुड़ते हैं और इसमें व्यक्ति होंगे वो अपना सहयोग देते हैं। व्यक्ति इसमें कोई लोग ऐसे होते हैं प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते हैं, लेकिन कोई होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इसमें समाज के लोगों की भागीदारी निश्चित होती है। इस प्रकार जो ये कार्यक्रम होते हैं, इस कार्यक्रमों के अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति को शिक्षित करना प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें समाज के सभी जो लोग होंगे, जो अशिक्षित लोग होंगे और जो शिक्षित लोग होंगे, वो अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाने में अपना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। इन कार्यों में समाज और राष्ट्र दोनों का कल्याण होता है। इसमें क्योंकि जब समाज अपना सुविकसित होगा, समाज जितना सुविकसित होगा उतना ही उसका राष्ट्र भी सुविकसित होगा। यानी बालक को जो भावी पीढ़ी के लिए तैयार करते हैं तो उसका परिवार, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद राज्य, राज्य के बाद राष्ट्र। तो एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण हम कक्षा के विद्यालय वातावरण में भी कर सकते हैं। तो समाज के संदर्भ में प्राणी को ये भी कहा है कि प्राणी जो व्यक्ति समाज के तरफ नहीं चलता है या समाज में नहीं रहता है, वह व्यक्ति या तो देवता होगा या पशु माना जाएगा, ये अरस्तु ने कहा था। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी जो भी गतिविधियां होती हैं वो समाज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। समाज का जो नियम बना हुआ है उस नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समाज के विरुद्ध उसको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वो समाज के विरुद्ध कार्य करता है तो अपेक्षित वो देश के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने समाज और राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। शिक्षित समाज में अधिकृत सम्मान होता है। यदि जिस व्यक्ति का समाज शिक्षित होगा उतना इसका राष्ट्र शिक्षित होगा और उस व्यक्ति का जो शिक्षित समाज है उस शिक्षित समाज का मान सम्मान भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए समाज की सोच में परिवर्तित, परिमार्जित एवं सकारात्मक बनाने को शिक्षक की भूमिका होती है, वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि समाज के जो बालक हैं, वो बालिकाएं हैं, वो उसके कक्षा कक्ष में पढ़ रहे हैं। शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो व्यक्ति को, जो बालक जो पढ़ रहे हैं, उन बालकों को समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करे। समाज की जो नीति नियम है, जो परंपरा है, उसके पालन करने के लिए या उनके जो नियम है उनको पालन करने के लिए उसको योग्य बनाए। तीसरा है विद्यालय संबंधी कार्य। विद्यालय संबंधी कार्य। विद्यालय संबंधी कार्य जो स्कूल रिलेटेड वर्क होते हैं, जो विद्यालय संबंधी कार्य होते हैं, स्कूल रिलेटेड वर्क, इसके अंतर्गत विद्यालय परिसर में होने वाले क्रियाकलापों को प्रायोगिक ज्ञान कराया जाता है। जो विद्यालय परिसर में होने वाले क्रियाकलाप, विद्यालय परिसर में होने वाले क्रियाकलाप
पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो जो इसके अंदर क्रियाकलाप होते हैं, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं वृक्षारोपण, विद्यालय की साज सज्जा, विद्यालय की साज सज्जा और भी बहुत सारी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं जिनका आयोजन हम विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। बाल सभाएं, अलग अलग जो वैज्ञानिक पर्व मनाना या अलग अलग वैज्ञानिक की जयंती मनाना, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो विद्यालय के अंदर किए जाते हैं। इस प्रकार के जो शिक्षा अधिगम सामग्री का निर्माण करना, कोई नवीनतम प्रदर्शनी करना, नवीनतम उपकरणों के माध्यम से टीचिंग करवाना, जो भी कार्य है वो कार्य इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जैसे पाठ्य सहगामी क्रिया के बारे में बताया है कि पाठ्य सहगामी जो क्रिया है, एक बालकों को हम पूरे दिन जब पढ़ाते रहेंगे तो एक कारण ऐसा आता है जिसमें जब बालक बैठते हैं कक्षा में, लेकिन वो उस ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को वो क्या समझते हैं, सिर्फ दबाव के मात्र ज्ञान सीख रहे हैं, उसको अपनी रुचि के अनुसार नहीं सीखते हैं। तो बालकों को हम जब पढ़ाते हैं तो बालकों की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी रुचियां होती हैं, उनका ध्यान देना आवश्यक है। यदि बालक को उस टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको पढ़ने में रुचि नहीं है, तो उसको किस प्रकार से उसको ऐसी शिक्षण विधियां प्रयोग की जाए जिसको बालक को स्वतः ही उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होए, स्वतः ही बालक उस विषय के प्रति रुचि जागृत करे और स्वतः उसके प्रति जिज्ञासु बना रहे। तो ये होना चाहिए कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां होती है, खेल आयोजन करना, प्रदर्शनी आयोजित करना या अलग अलग प्रकार के पर्व मनाना, उत्सव मनाना, सेमिनार आयोजन करना, बहुत सारी जो अलग अलग गतिविधियां होती हैं जिनको पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम से जानते हैं। ये क्रियाओं का विद्यालय वातावरण में समय समय पर यदि आयोजित होगी तो बालक विद्यालय में आने में भी रुचि लेगा, उस विषय को पढ़ने में भी रुचि लेगा और अपनी उस पाठ्य जो सहगामी क्रिया है उसमें भी अपनी सहभागिता देगा। इससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण रूप से विकास होगा। फिर वृक्षारोपण के माध्यम से बालकों को एक दूसरे के प्रति सहभागिता देंगे, अपना जो समय है उस समय को एक अच्छे कार्य में लगाएंगे। वृक्षारोपण के माध्यम से बालकों को आपस में हम निकट ला सकते हैं, उनमें परस्पर सहिष्णुता की भावना का विकास कर सकते हैं और भी उनकी जैसे देख रेख करना, उनको समय पर पानी देना, बहुत सारी इको क्लब में होती है ना गतिविधियां, वो गतिविधियों का समय समय पर आयोजन होना चाहिए। जो विद्यालय की साज सज्जा है, इस प्रकार की जो अलग अलग गतिविधियां होती है जो बालक के जीवन पर्यंत काम आएगी, बालक को जीवन के अंदर जो काम आएगी, ऐसी गतिविधियों का आयोजन भी होना चाहिए। अतः पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किस प्रकार किया जाए, इसमें कौन कौन से साधन उपलब्ध होने चाहिए, ये आवश्यक होगा कि विद्यालय स्तर पर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं कि समय समय पर आयोजित होनी चाहिए। इसके अंदर जो उपकरण साधन होंगे वो भी विद्यालय में उपलब्ध हो। इन समस्त प्रश्नों के उत्तर इस सोपान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से मिल जाते हैं। वर्तमान समय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन एवं प्रबंध कर सकता है। वर्तमान समय में जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो विद्यालय स्तर पर है वो महत्व अधिक माना जाता है। इसके अभाव में किसी भी छात्र अध्यापक को पूर्ण योग्य शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। यदि विद्यालय स्तर पर बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो बालक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समय समय पर आयोजन होना चाहिए, उनका समय समय पर जो कार्य प्रणाली है उसको लिखना चाहिए और बालक का सर्वांगीण विकास के लिए इन गतिविधियों को विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराने चाहिए। अतः शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे बीएड, एसटीसी जो ट्रेनिंग महाविद्यालय है, उन महाविद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध कौशल, मेहंदी प्रतियोगिता, मटका दौड़
अध्याय गुणे जो भी गतिविधियां होती हैं जो बालक के जीवन के लिए आवश्यक हैं, बालक के जिसमें रचनात्मक कौशल है, उन कौशलों को उभरने का यहाँ मौका मिलता है, उनको यहाँ उस कौशलों को प्रदर्शित करने का अवसर भी दिया जाता है। इसलिए बीएड और जो एसटीसी महाविद्यालय है उन महाविद्यालयों में समय समय पर पाठ्य सामग्री की गया है जो 7 दिवसीय, 15 दिवसीय, 3 दिवसीय रूप में आयोजित की जाती है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हमने इसके जो समग्र शिक्षा शिक्षक कार्यक्रम का जो स्वरूप है इसका थर्ड पार्ट पढ़ा, प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार के जो इसके कार्य होते हैं लिखे होते हैं, जैसे शिक्षण अभ्यास, सामुदायिक कार्य, विद्यालय संबंधी कार्य। इन तीनों के अंदर क्या क्या अंतर है, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इसके अंदर और क्या क्या गतिविधियां संचालित की जाती हैं, इसके बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने पढ़ा। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ से सुनने के लिए आप सभी का